हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C इस चीज के साथ डील करता है कि कहां पर आप डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और किस केस में उनको चैलेंज नहीं करा जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूं कि लेक्चर के स्लाइड्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑफलाइन क्लासेस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं आर्टिकल 31C का जो सब्जेक्ट मैटर है। वो कहता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी ऐसे कानूनों की रक्षा करना जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब उन कानूनों को कोई जाके कोर्ट में चैलेंज ना कर दे कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करते हैं या फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 31C जो है वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा 25वें संविधान संशोधन से 1971 में इंसर्ट करा गया था। ठीक है, जब ये इंसर्ट करा गया था तो ये केवल आर्टिकल 39B और सी को कवर करता था, जो कि आर्टिकल 39 जो है वो पार्ट 4 में डीपीएसपीस में आता है। इट टॉक्स अबाउट द फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। ओके, तो आर्टिकल 39 किसके बारे में था? फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस के बारे में था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन से इसका स्कोप जो है वो सारे डीपीएसपीस के लिए कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में। उस अमेंडमेंट में 42nd अमेंडमेंट में 39B और 39C से एक्सटेंड करके इसका स्कोप सभी डीपीएसपीस पर कर दिया था। मतलब कि कोई भी ऐसा जो कानून बनेगा जो किसी डीपीएसपी को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, उस कानून को आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके चैलेंज नहीं कर सकते ये कहकर कि ये फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, ये फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है, या ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। कौन से फंडामेंटल राइट्स को? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ठीक है, कौन कौन से दो फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का जो है वो एब्रोगेशन है। इस चीज के ऊपर आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो स्कोप जो है 31C का वो अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन में केवल 39B और 39C तक ही लागू है। 39B मतलब 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है। चलिए अब पढ़ लेते हैं एक बार कि आर्टिकल कहता क्या है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट towards securing all or any of the principles laid down in part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridge any of the rights conferred by article 14 and article 19। आप उस बात पर उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का हनन है। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है? सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, सभी या कोई भी एक प्रिंसिपल। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट में इस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। 25th से 31C को ऐड करा गया था। जब ऐड करा गया था तो केवल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी के लिए ये ऐड करा गया था, और फिलहाल उसी के लिए है। सभी के ऊपर ये लागू नहीं होता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, ये क्या कहता है? अच्छा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके लिए तो बात वही सेम है कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर ये चीज लागू नहीं होती है अनलेस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रखा जाए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जाए और प्रेसिडेंट उसे असेंट दे दे, तब तक ये जो आर्टिकल है वो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर लागू नहीं होता है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज क्या कही गई है? नो लॉ containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर ये कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नीति बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप उन कानूनों को कोर्ट ऑफ लॉ में ये कहकर चैलेंज नहीं कर सकते कि इनके अंदर ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है। ठीक है, इनके अंदर ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं है, ये कानून उस पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते हैं जो डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट करने में हेल्पफुल हो। तो इस आधार पर आप किसी भी कानून को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर आता है लैंडमार्क जजमेंट 1973 केशवानंदा भारती केस।
केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, कि ये ऐसी किसी पॉलिसी को इफेक्ट क्यों नहीं देता है, ठीक है, आप इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हो जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंदा में ये माना कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सेकंड प्रोविजन है इस आर्टिकल का, सेकंड प्रोविजन मैंने आप लोगों को बता दिया, दैट इज द सेकंड प्रोविजन, यहां से लेके ये जो है सेकंड प्रोविजन है इसका, ठीक है, ये जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या है, वो एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको टेक अवे नहीं करा जा सकता। तो आर्टिकल 31C में इतना ही है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये ऐड करा गया था। जब ऐड करा गया था तो आर्टिकल 31 क्लॉज बी और क्लॉज सी के लिए था। 42nd से इसके स्कोप को एक्सटेंड करके सभी डीपीएसपीज के लिए कर दिया गया था, और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था, और ये कहा था कि इसका स्कोप केवल 39B और 39C तक ही लिमिटेड होगा। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का एब्रोगेशन है, ये नहीं कह सकते। केवल आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को ही ये इंक्लूड करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।